ओके, क्लास 8 वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। एनिमल्स और प्लांट्स को हमें बचाना है, क्यों चाहिए उनको, कंजर्व क्यों करना चाहिए। हमने 7th क्लास के अंदर जब आपने देखा था कि पहेली बूझों के कुछ एग्जाम्पल इसने दे रखे हैं कि भरतपुर सेंचुरी के अंदर गए। भरतपुर कहाँ पड़ता है, वही राजस्थान के अंदर पड़ता है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ता है, ये असम के अंदर पड़ता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व, ये निकोबार, ग्रेट निकोबार कहाँ पे है, अंडमान निकोबार के अंदर पड़ता है। तो ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये आपने सुना होगा, नेशनल पार्क है, रिजर्व्स हैं। सबसे ज़्यादा गिर के फॉरेस्ट है, और गिर के फॉरेस्ट के अंदर शेरों को प्रिजर्व किया जाता है गुजरात के अंदर, ठीक है। अभी सबसे पहले ये तो एक छोटा सा आइडिया था। अब हमें ये नेचुरल सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने का, नेशनल पार्क्स बनाने का क्या क्या फ़ायदा है, क्यों बनाने चाहिए। दूसरा हम पढ़ेंगे कि ये होते ही क्या चीज़ है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। ये चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। कल की डेट के अंदर अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देते हो तो उसके लिए भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो यू हैव टू बी वेरी मच फोकस। आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ है, ये कहाँ है, जीके के अंदर का क्वेश्चन था। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या चीज़ होती है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों को काटना, उनकी सफाई। यूजिंग दैट लैंड फॉर द अदर पर्पसेस, जमीन के लिए पेड़ों को काटना, जंगलों को काटना और उसके ऊपर दूसरे पर्पस के लिए उसको यूज़ करना, चाहे वो खेती के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर हमने कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए। इज इट क्लियर। द ट्री इन द फर्स्ट कट फॉर द सेम ऑफ द पर्सन, ये वाले कुछ पर्पस है जिसके लिए पेड़ों को काटा जाता है। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर द कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब खेती करने के लिए, जमीन प्रोक्योर का मतलब होता है खरीदना। बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, ये आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, फैक्ट्रीज के और हाउसेज बनाने के लिए। फर्नीचर, वुड के लिए, फ्यूल। और फॉरेस्ट, बाकी अपने आप भी नेचुरल कॉस्ट डिफॉरेस्टेशन की क्या हो सकती है, जंगल की आग और बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाना। रिसेंट के अंदर ये तो है मैन मेड रीजंस। ये जो जंगल फायर है इस साल के अंदर सबसे बड़ा कॉज बना है ये डिफॉरेस्टेशन का। अमेज़न के 23% ऑफ द जंगल्स को इसने जला दिया है पिछले 2 से 3 महीने तक। शायद अब तो शायद थोड़ा बहुत ठीक होगा, परंतु 3 महीने तक कैलिफोर्निया के जंगलों में 3 महीने में इतनी आग लगी है कि सारा का सारा जंगल, वहाँ के जितने भी जंगल थे टोटल वेस्ट हो चुके हैं। रीज़न भी लाइटनिंग। जब एक पेड़ों के ऊपर, आपने अभी पढ़ा था ना लाइटनिंग वाला चैप्टर, लाइटनिंग होता है आपको क्या था, बिजली गिरना। लाइटनिंग कैसे होती है ये सब भी आप सब जानते हो, ठीक है। उसकी वजह से ये पेड़ जलते चले गए और 3-3 महीनों तक जंगल जलते रहे। नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब चाहे मैन मेड हो चाहे नेचुरल हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या चीज़ होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब इसके नुकसान क्या चीज़ होते हैं। सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन से टेम्परेचर बढ़ जाता है प्रकृति के अंदर, पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है अर्थ के ऊपर। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज बढ़ जाती हैं। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर, जमीन के अंदर का ग्राउंड लेवल जो पानी का है वो बढ़ जाता है, और इससे एक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है प्रकृति के अंदर। ऑल्सो ये इसकी टोटल क्या है, इसके कारण है। और क्या होते हैं कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी डिक्रीज हो जाती है जंगलों की। देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड और ड्रफ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ड्रफ का मतलब होता है अकाल पड़ना, फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना। अब ये कैसे हो जाता है, देखो जंगल एक पेड़ है, अपना फोटोसिंथेसिस करता है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो ऑक्सीजन गैस को हवा के अंदर छोड़ते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर की सबसे गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। तो अगर ये ऑक्सीजन का लेवल अगर ये घटता चला जाएगा, अगर ये पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन का लेवल घटता चला जाएगा और हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, पेड़ हमेशा ज़मीन को बांधे रखते हैं, ठीक है। तो पानी ज़्यादा बहता हुआ आया या फिर कुछ इस तरह की बाढ़ इत्यादि की स्थिति के अंदर ज़मीन की उर्वरा शक्ति को मेंटेन रखते हैं। नंबर 3, इन पेड़ों के अंदर से पत्ते गिरते हैं, हमेशा बहुत सारा हैबिटेट देते हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं को आसरा देते हैं। ये पत्ते गिर कर ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखते हैं, ठीक है।
तो अगर ये उर्वरा पेड़ नहीं रहेंगे, उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, उर्वरा शक्ति और इसके ऊपर आने वाले जो काफ़ी सारे जो जीव जो रहते थे वे सभी खत्म हो जाएंगे, तो ये ज़मीन बंजर हो सकती है। और क्या चीज़ है, ग्राउंड वाटर को नीचे, ये क्या है, पेड़ को इसको रिटेन करे रहते हैं, ज़मीन को बांधे रखते हैं, और पानी जब यहाँ से आता है तो उसको सीधा सीधा बहते हुए आगे नहीं जाने देते, उसको रोक लेते हैं, जिसके द्वारा ग्राउंड वाटर क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारी लेयर से धरती बनी हुई है, तो यहाँ पे जब कोई चीज़ पानी रुक जाएगी तो धीरे धीरे अंदर की तरफ सीपेज करेगी और ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो मेंटेन रहेगी। आया समझ में सारी चीज़। तो सारों पेड़ों का क्या महत्व है, क्यों कैसे क्या हो जाएगा, ड्रॉप्स आ जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा, ज़मीन की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, सारा का सारा प्रकृति के अंदर बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। ऑक्सीजन की वजह से ही हमारे यहाँ पे थोड़ा ठंड रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा घटी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, धरती का टेम्परेचर बढ़ा तो फिर जो पोल्स, धरती के ऊपर जो पोल्स हैं ऐसे, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे जो समुद्र हैं वो जो आइस है बड़े बड़े, वे पिघलने शुरू हो जाएंगी, ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाएंगे, तो वो पिघल के सारा का सारा सी लेवल बढ़ा देंगे, पानी इसमें आ जाएगा। ये सी लेवल बढ़ने से क्या होगा, भारत जैसे देश जो कि 3 तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, वहाँ पे पानी का लेवल बढ़ेगा तो धीरे धीरे जो यहाँ पे जो है वो पानी यहाँ आना शुरू होएगा और यहाँ के सिटीज़ डूबने लग जाएंगे। अंडरस्टैंड, कहाँ से कैसे क्या डिसबैलेंस हो जाता है। आगे देखिए, ये इसी के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, ये देखिए इसके अंदर। Recall that the plants need carbon dioxide for the photosynthesis. Fewer trees would remain. Carbon dioxide will be used for resulting its increased amount in the atmosphere. This will lead to the global warming. Global warming समझ में आ गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए उसको, और दूसरी वाली गैसेस की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या चीज़ होती है, दिस विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। हमारी अर्थ है, ऊपर सूरज चमक रहा है, यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर इसके चारों तरफ हवा की एक कंबल की तरह है, ये सूरज की रोशनी हमारे यहाँ पे आ रखी है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड 0.98 से भी बहुत मतलब बहुत कम है, ठीक है। मेजर कौन सी है, नाइट्रोजन गैस मेन है और ऑक्सीजन गैस, ये 2 गैसेस बहुत ज़्यादा है। क्या करते हैं जब ये आपका ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है, ट्रैप का मतलब रोक लेती है। सूरज की रोशनी यहाँ पे आई और इसके ऊपर से जब रात के समय में जब सूरज नहीं होता है, मतलब दूसरी तरफ घूम जाती है, तो यहाँ से जो हीट है वो वापस जाके एटमॉस्फेयर के अंदर मिल जाती है और हमारी धरती का एक टेम्परेचर मेंटेन सा रहता है। परंतु अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का गैस ज़्यादा बढ़ गया, मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, तो ये जो टेम्परेचर को ना ट्रैप कर लेगी, वापस नहीं जाने देगी। इसकी वजह से क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसा ही काम होएगा जैसे कि आपने केटल के अंदर चाय गर्म रखी हुई है, आपने उसका ढक्कन बंद कर दिया, तो क्या होएगा, सारी का इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी इसके अंदर। इज इट क्लियर? दिस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन अर्थ, डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड में रिड्यूस रेनफॉल, दिस मे कॉज ड्रॉप्स। अब किसी चीज़ का तापमान, बारिश कैसे होती है, इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन के कारण ऊपर हवा के अंदर दबाव बना, दबाव के अंदर फिर ट्रांसपीरेशन प्रक्रिया, ट्रांसपीरेशन रेनफॉल हुई, उसके बाद ये सारा प्रक्रिया आप जानते हो बारिश कैसे होती है। अभी अगर मान लो यहाँ से कोई चीज़ इतनी गर्म हो रखी है ऑलरेडी, तो पानी यहाँ से जो इवेपोरेशन है वो सारा का सारा क्या रहेगा, एक लेवल जो प्रेशर है, प्रेशर कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। हमेशा टेम्परेचर हाई रहने लगा तो प्रेशर कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों के अंदर जून और जुलाई, सॉरी जून की जो गर्मी जब लूएँ चलती हैं उस समय के ऊपर बारिश नहीं होती है ना, तो वही एक हालात रह जाएंगे और वो मरुस्थलीय स्थिति के कारण बन सकते हैं। बारिश कब होती है, जब आपका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन जाए परंतु ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। परंतु टेम्परेचर रहा तो ये मरुस्थल वाली स्थिति के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ओके, deforestation is a major cause when lead to the change in the soil properties. Physical properties of the soil get affected by the plantation and vegetation. और ये देखिए डेजर्टिफिकेशन, ये मैंने आपको बता दिया कि डेजर्टिफिकेशन, द सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल, ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट, इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन।
पेड़ नहीं होंगे तो फिर हमारा डेजर्ट बन सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया डेजर्ट कैसे बन सकते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, रेनफॉल कम होएगी, रेनफॉल कम होएगी तो फिर धीरे धीरे वहाँ की ज़मीन पपड़ियाँ बन बन के और रेत के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब आगे देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। रेत के अंदर जब रेत बन गई है ज़मीन तो उसकी वाटर को रिटेन करने की भी कैपेसिटी कम हो जाएगी। रेत के अंदर आप पानी डाल तो होल्ड नहीं कर सकता उसको। द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस टू द ग्राउंड। इनफिल्ट्रेशन रेट, इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है कि ज़मीन के नीचे से मतलब ऊपर जो पानी धरती के ऊपर जो बारिश के टाइम के ऊपर जो पानी आ जाता है उसको ज़मीन के नीचे अंदर जो सीपिंग होती है उसको इनफिल्ट्रेशन रेट होता है, वो बहुत कम हो जाएगा। सो देयर आर फ्लड, और उसकी वजह से क्या आएंगी, फ्लड्स आएंगी। क्या आएंगी, फ्लड्स आएंगी। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट टेक्सचर एक्सेट्रा आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। और पेड़ों के काटने से और क्या चीज़ होती है, न्यूट्रिएंट्स। मैंने बताया ना पत्ते वत्ते सारे पेड़ अगर डालते हैं तो उसके अंदर से उसकी ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस क्या होता है आपको पता है, ह्यूमस पहले वाले चैप्टर के अंदर पता है, सबसे ऊपर वाला फर्टाइल वाला पार्ट उसको ह्यूमस कहता है जिसमें पौधे उगते हैं। उसका टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ओके, अभी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगलों को बचाना और वाइल्ड लाइफ को बचाना। ठीक, यहाँ तक आ रहा है सबकी समझ में? ओके। हैविंग बिकम अवेयर द इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, पहली बूझो वरिड, उन्होंने भैया वरिड हो गए जब प्रोफेसर ने इतनी सारी बातें बताई तो उन्होंने पूछा कि भैया कैसे बचाएं फिर जंगलों को। तो सबसे पहले उन बूझो और पहेली के बातों से पहले हम जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होती क्या। बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। बायोस्फीयर, बायो प्लस में स्फीयर, एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर का मतलब सारे के हवा 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 ये वाला पार्ट। स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है ये बायो, जहाँ पे सारा जीव जंतुओं का एक दुनिया हो उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, वो अर्थ का वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और उनकी ज़िंदगी का जीवन यापन करते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। कोई पूछे व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्न तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि मिलना धरती के ऊपर और उनका आपस में कनेक्ट होना। फूड चेन होती है ना, सांप मेंढक को खाता है, मेंढक कीट पतंगों को खाता है और सांप को फिर बाज उठा के ले जाता है ना, ये सब देखा है आपने। तो ये सब आपस में इंटर रिलेशनशिप और विभिन्न तरह के ये मिलना, इनको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जी। अभी आगे देखते हैं। बायोस्फीयर और नेशनल हेरिटेज क्या चीज़ होती है। अब सबसे पहले तो हम ये वाली चीज़ पढ़ते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया। ये आपके ऐसा चाहते हैं एग्जाम के अंदर। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड द फ्लोना। सबसे पहले फ्लोरा, फ्लोरा से बना फ्लावर एंड फोना से बना एनिमल। जितना भी फ्लावर मिलता है उसको फ्लोरा बोलते हैं, जितने भी एनिमल जीव जंतु होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोना। एंड देयर हैबिटेट, हैबिटेट क्या चीज़ होती है, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ये फ्लोरा एंड फोना अपना जीवन यापन करते हैं उसे उसका हैबिटेट बोलते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज आर कॉल्ड सेंचुरीज। मतलब कि फ्लोरा फोना और उनके हैबिटेट को अगर हम किसी एक प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंचुरी। क्या बोलेंगे, सेंचुरी। दूसरा और क्या बोल सकते हैं, नेशनल पार्क। और क्या बोल सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। बस एक ही चीज़ इसके अंदर अंतर रहता है, साइज का और इसके अंदर जो अप्लाई होने वाले रूल्स का। ठीक है, अभी एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों चीज़ों के अंदर प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड द पोचिंग आर प्रोहिबिटेड हियर। मतलब ना तो और ज़्यादा आप अपनी फसलें उगा सकते हो उसके अंदर, ना को आप खेती कर सकते हो, जानवरों को चरने के लिए नहीं छोड़ सकते हो, फिर पेड़ों को नहीं काट सकते हो, हंटिंग नहीं कर सकते हो। पोचिंग का मतलब होता है जानवरों को मारना उनकी खाल इत्यादि के लिए, ये नहीं कर सकते हो। वहाँ पे टोटल प्रोहिबिटेड होता है, टोटल मना होता है। ठीक है, अर्थात मनुष्य की इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होती वहाँ पे किसी भी तरह से। तो वो सब चीज़ें क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, अभी सेंचुरी, सबसे पहले सेंचुरी क्या होता है, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। जहाँ पे सिर्फ जानवरों को बचाया जाता है
किसी भी डिस्टर्बेंस से उनके हैबिटेट को, ठीक है, उनके हैबिटेट को मतलब जहाँ पे वे रहते हैं जानवरों को बचाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी। नेशनल पार्क एरिया रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क क्या चीज़ होती है, एक इस तरह का पार्क जहाँ पे जीवन जो जानवर है वो फ्रीली घूम सकते हैं जैसे जंगल में घूमते हैं, ठीक है, और पानी पीने जा सकते हैं अपने, जैसे कि अपना हंटिंग कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क। सेंचुरी छोटी होती है, नेशनल पार्क और बड़ा होता है। फिर होता है बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज ऑफ द प्रोटेक्टेड लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया। एक पूरा का पूरा ऐसा जंगल जिसके अंदर वहाँ पे आदिवासी रह रहे हैं, तो भैया उनको भी नहीं टच करना, जैसा जो प्रकृति ने उसको जैसा दे रखा वैसा का वैसा छोड़ दिया, उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे कि अंडमान के अंदर जैसे वे, और आपके क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइबल एरियाज होते हैं, आदिमानव वगैरह होते हैं, उनको टच नहीं किया जाता। जैसे वैसे अंडमान के अंदर जो अपने हैं, अंडमान के अंदर एक आइलैंड है, ये आपका होमवर्क है, उस आइलैंड का नाम बताइए कौन सा आइलैंड है जहाँ पे वे ट्राइबल एरियाज रहते, ट्राइबल पीपल रहते हैं, जो कि अभी रिसेंट के अंदर न्यूज़ के अंदर भी आए थे, जो कि बाहरी सभ्यता से अभी तक बिल्कुल अनटच्ड हैं, उन तक अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। अगर आप वहाँ पे जाते हैं वे आपको तीर मार देते हैं, दे डोंट लाइक द पीपल। और उन्होंने रिसेंट के अंदर एक यूएस के नागरिक को मार दिया था, क्योंकि वो वहाँ पे बिना बताए चला गया था, तो उनके लिए तो वो एक खतरा हो गया। बिल्कुल आदिमानव हैं, नंगे रहते हैं बिल्कुल आदिमानव की तरह, दे डोंट नो, उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है, हंटिंग करते हैं, फिशिंग एक्सेट्रा। वहाँ पे किसी भी टूरिस्ट का जाना आना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वो बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही उनको ऐसा छोड़ा गया, क्योंकि वो वैसे ही रहना चाहते हैं, ठीक है। उनकी अपनी कोई ऐसे पड़ा कपड़े वपड़े ये उनको कुछ नहीं समझ में आता, जैसे आदिमानव रहता था वैसे रहते हैं। ट्राइबल्स बोलते हैं उनको, तो ट्राइबल्स उसका नाम आप बताएंगे, गूगल करेंगे, ठीक है। अंडमान के अंदर है ऐसे, तो ऐसे वहाँ पे जो टोटल की टोटल जो बिल्कुल डिस्टर्बेंस से रहित छोड़ रखे हैं उनको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। जी, अब हम आ जाते हैं इनको 1 to 1 करने के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम एक बार पढ़ते हैं सबसे पहले। हमें अभी बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मीन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पता लग चुका है आपको क्या होती है। बायोस्फीयर रिजर्व उसको बचाने के लिए होते हैं। अभी इसके अंदर क्या चीज़ होती है, बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द, क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी, बायो रिजर्व जो होती हैं वो किस में हेल्प करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को बचाने में और उस एरिया के कल्चर को बचाने में। और बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। एक बायोस्फीयर रिजर्व तो एक बहुत बड़ा एरिया हो गया, उसके अंदर और भी स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया भी हो सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क और सेंचुरी हो सकती हैं, ठीक है। मान लो ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक, इसके अंदर इसका क्या है भाई, इसके अंदर का जो कल्चर है, टोटल पेड़ पौधे जानवर सबको बचाना है, परंतु इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ अलाउड है। परंतु इसी के अंदर एक सेंचुरी बना दी जहाँ पे सिर्फ शेर रहते हैं, तो इसके अंदर सेंचुरीज बन सकती हैं, ठीक। इसके अंदर नेशनल पार्क बन सकते हैं, आई समझ में। पर ओवरऑल यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। इस एरिया के अंदर जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, परंतु ये इसके अंदर और रिस्ट्रिक्शन होती है, आई समझ में, ऐसे चलती है। द बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा एंड द 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बोरी एंड द पंचमरी। अब जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर एक पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है, सतपुड़ा के जंगल जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर सतपुड़ा एक नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसका नाम है बोरी और पंचमढ़ी, ठीक है। आया समझे, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क और सेंचुरी हो सकती हैं। आया समझ में, यहाँ तक आगे देखिए। अब फ्लोरा एंड फोना 7.5। फ्लोरा एंड फोना मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ होती है। यहाँ से देखिए, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड द फोना ऑफ दैट एरिया। प्लांट को क्या बोलते हैं, फ्लोरा, और जानवर को क्या बोलते हैं, फोना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एंडेमिक स्पीसीज के ऊपर। एंडेमिक, आज अभी कोरोना का, अब इसको आप कंफ्यूज मत करना, अभी आजकल क्या चल रहा है, पेंडेमिक। कोरोना क्या है, पेंडेमिक।
एंडेमिक क्या चीज़ होता है? जो एंड होने वाली स्पीसीज हैं, जो कि ख़त्म होने की कगार पे हैं, आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट। स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियाँ। एंडेमिक स्पीसीज वो वाली प्रजातियाँ होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, और वो उसके अलावा और कहीं पे भी नहीं मिलती है। उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। जैसे कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में भी एंडेमिक टू अ जोन, स्टेट और अ कंट्री। इसका एक उदाहरण है जैसे कि पांडा। पांडा सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर मिलता है और कहीं पे भी नहीं मिलता है। ओके, तो ऑल द पांडाज इन द वर्ल्ड जो भी जू वगैरह से लेके जाते हैं वो सारा, वो सभी चाइना की संपत्ति है। ओके, और देखें इसके अंदर जैसे कि हाँ, अभी ये क्या कह रहे हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड इंडेंजर एंड देयर एक्सिस्टेंस। जैसे कि देखो जायंट स्क्विरल है, एक ये बहुत बड़ी गिलहरी होती है। स्पीसीज ये एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही रहती है। अगर हम इसके अंदर में और तरह के गिलहरियाँ ला के छोड़ दें या फिर यहाँ पे हम कुछ इस तरह का इसका हैबिटेट को चेंज करते हैं, पेड़ काट दें, तो ये धीरे धीरे मर जाएंगी वहाँ से, और एक बार मर गई तो ख़त्म, दोबारा नहीं आएगी। स्पीसीज क्या चीज़ होती है? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। और स्पीसीज की डेफिनेशन ये है, प्रजाति वो चीज़ होती है, पॉपुलेशन के मतलब जनसंख्या, जनसंख्या का वो भाग जो कि आपस में इंटरब्रीडिंग मतलब एक दूसरे से संतान उत्पत्ति कर सकता है। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जांपल, डॉग्स एक स्पीसीज है, ठीक है। डॉग कई तरह की होती है, पमेरियन, जंगली कुत्ता, गली का कुत्ता, मोहल्ले का कुत्ता, और आपके अलग अलग ब्रीड्स वाले लैब्राडोर और ये वाले, है ना। बट ये सभी क्या है? एक स्पीसीज है। ये आपस में ब्रीड कर सकते हैं और नए पपीज को जन्म दे सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? स्पीसीज। मेंबर ऑफ स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनके और क्या होता है इनकी पहचान? इनके ऊपर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, दे ऑल हैव जबड़ा, दे ऑल कैन बाइट, दे ऑल कैन बार्क। अलग अलग शेप साइज हो सकते हैं परंतु स्पीसीज एक ही है। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व हमने पढ़ लिया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये क्या चीज़ होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स के लिए ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, ठीक है। कि जंगली जानवर, पर्टिकुलर कोई जंगली जानवर है, उनको प्रोटेक्टेड एरिया दे दिया और जिसके अंदर वे अपनी आज़ादी से रह सकें, शिकार कर सकें, जैसे ही जंगल के अंदर रहते हैं वैसे। परंतु उसके ऊपर बस गवर्नमेंट का क्या रेगुलेशन रहेगी कि वे सिर्फ उसकी रखवाली करेंगे, ठीक है, कि बस कोई इसको डिस्टर्ब करने के लिए ना आए। वहाँ पे किलिंग, पोचिंग ऑफ, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और वहाँ पे जानवरों को मारना उनकी खाल इत्यादि के लिए, क्योंकि देखिए जब शेर पहले दुनिया भर के होते थे, ठीक है, बहुत सारे बब्बर शेर इत्यादि इस तरीके से होते थे। धीरे धीरे क्या किया कि पहले के राजा महाराजा वगैरह जो होते थे उन्होंने ये अपने मारने शुरू करे, सिर्फ शिकार के ऐसे ही अपने क्या कहते हैं शौक के लिए, ठीक। एक लेट मी शो यू छोटा सा एग्जांपल, इफ आई एम एबल टू शो यू समवेयर। अगर किसी ने मेरे स्टेटस को देखा है, किसी ने एक उसके ऊपर एक जंगल बूंदी के राजा ने, है ना, हाँ, तो वो शेर आपने देखा है। तो वो जैसे यही बस शिकार करने के लिए गए, जाके एक शेर मार लें, एक बोर वगैरह को उठा के जंगली भैंसा और टांग दिया उसको बेचारे को, उसके अंदर भूसा भर के। तो इट वॉज वेरी मच कॉमन, और वे इस चीज़ के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा वो फील करते थे, प्राउड, कि हाँ हमने मार दिया, हाँ हमने ये कर दिया। ऐसे कर करके 500 से ज़्यादा रियासतें थी, सभी हफ्ते के अंदर 2-2 शेर मार देते थे, तो सारे शेरों को तो यही मार गए, ठीक है। फिर अंग्रेज आए, वे मार गए। तो ये सारी चीज़ें करते एट द एंड ऑफ द डे वी आर लेफ्ट विद ओनली 1400 टाइगर्स इन इंडिया, एंड वी वर 1400, सिर्फ 1400 छोड़े, कभी लाखों की संख्या के अंदर थे। देन दे केम टू नो कि भाई इनकी सेंचुरी बनानी पड़ेगी, तो रणथंबोर
राजस्थान के अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व, दुनिया भर के टाइगर रिजर्व बनाए जहाँ पे उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया कि यहाँ पे पोचिंग, जंगली जानवरों का मारना इत्यादि बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। और उसके लिए कौन है, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट पुलिस, ये सभी हुए। अब ये देखो सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड, अब कौन कौन से थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स हैं। आपने सलमान खान का भी सुना होगा ना, ब्लैक बक, काला हिरण मार दिया था उसने, याद है। आज तक जेल भी होके आया इसके लिए, आया है ना इस चीज़ के लिए। तो ये इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है, अगर आपने इनको छेड़ भी दिया इस तरीके से तो आपको जेल हो जाएगी पूरा का पूरा। इसी तरीके से कई जगह पे, हिमाचल अगर आप शिमला वगैरह में जाओगे वहाँ पे पेड़ खड़े रहते हैं कई, आपको अगर आपने किसी से एक्सीडेंट हो गया है, किसी से किसी का मर्डर हो गया है, उसकी माफ़ी हो सकती है। पेड़ काट दिया 20 साल अंदर हो, कोई माफ़ी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ द रूल्स एंड लॉस, और ये ज़रूरी भी है। सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक्स, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bushlands in details of the big rivers. नदियों के किनारे ज़्यादातर ये को बनाया जाता है, ठीक है, ताकि अपने उसके आसपास का जो अपने जंगल वंगल वगैरह हैं उसके अंदर जानवर रह सकें, ठीक। अब हम आगे देखेंगे नेशनल पार्क क्या। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समझ में आ गई क्या चीज़ होती है। अब नेशनल पार्क देखो क्या होती है। ओके जी, नेशनल पार्क क्या होते हैं, वहाँ का फ्लोरा यानी कि पौधे, फौना जानवर, पौधे भी जानवर भी, और उस एरिया का अगर कुछ हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, जैसे कोई मंदिर हो गया या फिर वहाँ पे कोई किला वगैरह हो गया, इन तीनों चीज़ों को मिला के बचाना, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क। जैसे कि सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ द इंडिया। सतपुड़ा मध्य प्रदेश के अंदर आता है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, मतलब वहाँ का फ्लोरा भी बचाना है, वहाँ का फौना भी बचाना है, और वहाँ की हिस्टोरिक बैकग्राउंड को भी बचाना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, नेशनल पार्क। इज इट क्लियर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता चल गया क्या चीज़ होती है, सिर्फ जंगली जानवर को बचाना। नेशनल पार्क क्या होता है, जंगली जानवर, फ्लोरा, फौना, प्लस में वहाँ का एक हिस्टोरिकल कोई चीज़ हो तो उसको भी बचाना। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया के पूरे को प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया, उसके अंदर सेंचुरीज भी आ सकती है, उसके अंदर नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी ए बोर्ड विद द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अब प्रोटेक्टेड टाइगर वाज प्रोजेक्ट टाइगर, ये आपके लिए जीके का क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड द मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, ठीक है। ये देखिए, टाइगर की पॉपुलेशन को प्रिजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसके अंदर क्या होता है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर के पॉपुलेशन के टाइगर्स को फ्रीली हॉन्ट करने दिया जाता है। वहाँ पे इवन पेड़ों के ऊपर कैमरे भी लगाए जाते हैं, उनकी रेगुलर काउंटिंग करी जाती है, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाता, परंतु उनको हमेशा ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाता है। उनके जो कान इत्यादि इसको टैग करके रखते हैं, इवन वो कहाँ जंगल में कहाँ चले गए हैं, कैसे कैसे चले गए हैं, उसको भी देखा जाता है। कई बार एक टाइगर 80 से लेके 150 किलोमीटर 350 किलोमीटर तक घूमता चला जाता है। ऐसे कई बार ये अपने इस एरिया से बाहर भी चले जाते हैं, ठीक है, तो उनको वापस ट्रैक करा जाता है कि कहाँ है, वापस लेके आया जाता है, ठीक है। तो ये सारी, कई बार ये आपस में लड़ाई कर लेते हैं, आपस में क्या कहते हैं, घायल हो जाते हैं, तो इनको जाके ट्रीट करके ठीक किया जाता है, इनकी काउंटिंग, इनकी वैक्सीनेशन इत्यादि दी जाती है, और कोशिश करी जाती है कि ये अपने हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करें ताकि इनकी पॉपुलेशन बढ़े। ओके, ये चीज़ किया जाता है। अभी इंडेंजर्ड एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग एट अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड। वो वाले जानवर जिनका नंबर लगातार कम होता जा रहा है और वे एक्सटिंक्शन के लेवल पे, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है बिल्कुल समाप्त हो गए, विलुप्त हो गए, विलुप्त होने के कगार पे पहुंचने वाले होते हैं, उनको इंडेंजर्ड एनिमल्स कहा जाता है। आया समझ?
अब हम पढ़ेंगे बेटा इंडेंजर्ड एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं भैया, जैसे कि कई तरह के मेंढक, कई तरह के लिजर्ड्स, चमगादड़, उल्लू, ये सारे क्या है इंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। और अब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज क्लाइमेट, सॉइल। इकोसिस्टम का मतलब होता है बेटा सारे फ्लोरा, सारा फोना। अब तो फ्लोरा बताने की जरूरत नहीं है क्या आता है, फोना भी बताने की, प्लस में पहाड़, नदियाँ, पत्थर, कंकड़, वो टोटल जो भी एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंट है ना, जिसके ऊपर सारा फ्लोरा फोना निर्भर करता है और वो उसके ऊपर निर्भर करता है, उसको टोटल मिला के हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम। अब अगली डेफिनेशन है बेटा रेड डाटा बुक। ये बहुत ज़रूरी है। रेड डाटा बुक एक सोर्स, एक बुक है, ठीक है, जो कि प्लांट्स की अलग है और एनिमल्स की अलग है। इसका रेड डाटा बुक क्यों बोलते हैं? डाटा का मतलब होता है आप किसी की संख्या को निर्धारित कर रहे हो या फिर किसी चीज़ के बारे में रिकॉर्ड रख रहे हो। तो रेड डाटा बुक उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखती है जो कि इंडेंजर्ड हैं, जो कि विलुप्त प्राय हो चुके हैं या विलुप्त होने वाले हैं, उसके अंदर रेड डाटा बुक होती है। और इसके बारे में आप www.wil.gov.in इसके ऊपर भी आप जाके देख सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। रेड डाटा बुक आपको पता चल जाएगा कौन कौन से जानवर आपके अभी इंडेंजर्ड है, कौन कौन से समाप्ति की कगार के ऊपर है। माइग्रेशन देखो, माइग्रेशन का मतलब क्या चीज़ होती है? 10वीं क्लास के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सुना है ना आपने बोर्ड के अंदर। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक्सकर्शन पार्टी व्हेन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ द माधवी। एक्सकर्शन का मतलब होता है, इसको छोड़ो, मैं आपको वैसे बताता हूँ माइग्रेशन। समुद्र के अंदर जो टोरो, आपको पता है बहुत सारा बड़े बड़े समुद्र हैं, समुद्री कछुए अटलांटिक से होते हुए पैसिफिक ओशियन के अंदर जाते हैं, हजारों मील दूर तैरते हुए एक टापू, उड़ीसा के टापू के ऊपर आते हैं, रेत के ऊपर अपने अंडे देते हैं, थोड़े दिन वहीं पे रहते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो उनको लेके वापस समुद्र में चले जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे आना, अपनी लाइफ साइकिल ऐसे कंप्लीट करती है। कई मछलियाँ इस तरह की है जो कि पूरी धरती का 2 या 3 चक्कर काटती है अपने जीवन काल के अंदर, तैरती 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 तैरती। कई पक्षी ऐसे हैं जो कि यहाँ से रहते कहाँ पे, साइबेरिया वगैरह के अंदर हैं, यहाँ एक पर्टिकुलर सीज़न के अंदर यहाँ आते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि आपका यमुना पक्षी विहार, और वहाँ पे देखेंगे तो कई इस तरह के पक्षी जो कि उड़ उड़ के पूरी धरती का चक्कर काट के फिर वहाँ पे हर साल आते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज इवन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज, और ये बिल्कुल एक ही टाइम के ऊपर ऐसा करते हैं। मान लो जब तक वहाँ पे एक टुंड्रा के अंदर रहने वाले हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा, जब तक वहाँ पे सर्दी वर्दी होनी शुरू हो जाती है तो ये उड़ के दूसरी